हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं अंडर 10 मिनट्स। मैंने इसका वन शॉट पहले ही डाल रखा है, बट मैंने सोचा कि आपको थोड़ा और क्विकली इस चैप्टर को पूरा समझाते हैं। एंड ये पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है आपके सिलेबस में, सिर्फ 4 to 5 पेजेस आ रहे हैं, तो उन्हें हम बहुत ही जल्दी बहुत ही ईजिली समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेगा, एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन। तो पहले तो हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ तो वो है द रैपिड इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट नेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, नॉलेज एक्सचेंज एंड माइग्रेशन एक्सेट्रा। मतलब जब दो कंट्रीज़ हाथ मिला के कुछ ना कुछ शेयर करती है, जैसे कि ट्रेड करती है, नॉलेज एक्सचेंज करती है, माइग्रेशन करती है, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और ये हमारे वर्ल्ड में बहुत पहले से ही हो रहा है। पहले जो है प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, पॉलिटिक्स, ट्रेडर्स, ये सारे लोग जो है जाया करते थे। पिलग्रिम्स वगैरह यानी कि तीर्थ यात्रा जो होती है वहाँ पे जाया करते थे। और वो ट्रैवल क्यों करते थे? वो ट्रैवल करते थे दुनिया घूमने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, अपना रिलीजन स्प्रेड करने के लिए, और परसिक्यूशन यानी कि पनिशमेंट को एस्केप करने के लिए। मान लो जैसे किसी को कोई पनिशमेंट लिख लिया कि आपकी फांसी है भाई अगले दिन, तो फिर वो जो है वो पहले ही किसी और कंट्री में भाग जाता था एंड एस्केप कर लेता था अपनी पनिशमेंट को। तो पहले इसलिए भी वो जाया करते थे जॉब्स फाइंड आउट करने के लिए, वर्क फाइंड आउट करने के लिए। 3000 BCE में तो एक एक्टिव कोस्टल लिंक बना था, ट्रेड लिंक बना था बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन विद वेस्ट एशिया। और काउडी, कोरीज़, ये बेसिकली सीशेल्स होते हैं, इन्हें जो है भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया गया था। जैसे कि मालदीव से ये जो है चाइना में और ईस्ट अफ्रीका में स्प्रेड हुए थे। काउडी को ना बेसिकली मनी की तरह, करेंसी की तरह यूज़ किया जाता था। 17 CE में जो है लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड होने लगा था। डिसीज़ भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी थी। सिल्क रूट्स की बात करते हैं। सिल्क रूट्स मतलब एक नेटवर्क रोड या फिर सी का जो कनेक्ट होता है एशिया टू यूरोप एंड अफ्रीका। एशिया को यूरोप और अफ्रीका से कनेक्ट करने वाला जो नेटवर्क है उसे हम सिल्क रूट कहते हैं। सिल्क रूट हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो चाइना की सिल्क होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, एंड यही सिल्क जो है वो हर जगह हर कंट्री में पहुंचानी होती थी। और इस यहाँ पे ना ये सिल्क रूट जो है फेमस है चाइनीज़ पॉटरी और चाइनीज़ सिल्क के लिए, इंडियन कॉटन एंड स्पाइसेस के लिए, यूरोपियन गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, क्रिश्चियन मिशनरीज़ के लिए जो कि एशिया में आई थी, मुस्लिम प्रीचर्स जो कि अरेबिक नेशन से आए थे, बुद्धिस्ट मॉन्क जो ईस्टर्न इंडिया से गए थे काफ़ी जगहों पे, फूड ट्रैवलर्स, फूड भी जो है लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल चेंज जो है ऑफ़र करता है। ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जो है ना वो बहुत बार ट्रैवल करते थे कच्चा या पका हुआ खाने के साथ, और लोगों को टेस्ट कराते थे। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड हुआ। जैसे कि चाइना के जो नूडल्स है वो वेस्ट में ट्रैवल हुए तो वो स्पेगेटी बन गए। अरब ट्रेडर्स ने पास्ता को सिसिली में वो लेके गए थे 5th सेंचुरी में। इटली में है सिसिली एक जगह, तो वहाँ पर लेके गए थे, इसलिए हम कहते हैं कि पास्ता इटली का है। नहीं तो हमें एक्चुअल ओरिजिन पता नहीं है। पोटैटोज़ यानी कि आलू, सोया, ग्राउंडनट, मीज़, टमाटो, चिल्ली, स्वीट पोटैटो, ये हमें पहले पता नहीं था। ये तो बाद में ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया है। वो एशिया और यूरोप में तब आए थे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड्स। नॉर्थ अमेरिका मतलब USA, मेक्सिको, कनाडा वगैरह। और हमारे काफ़ी सारे कॉमन फूड्स जो है वो तो अमेरिकन इंडियन से आए थे। यूरोप के जो गरीब लोग थे वो भी काफ़ी अच्छे से खाने लगे थे जब पोटैटो की वो मतलब इन्वेंशन हुई, जब पता लगा कि पोटैटो भी कुछ होता है। आयरलैंड के जो पुअर पीजेंट्स थे वो तो इतने ज़्यादा पोटैटो पे डिपेंडेंट हो गए थे कि उन्होंने मतलब वही उगाना शुरू कर दिया था। आलू ही आलू उग रहा था हर जगह, और कोई क्रॉप उगी नहीं रही थी। तो एक वो जब डिसीज़ आई थी जिसका नाम था पोटैटो ब्लाइट, जो NCERT में मेंशन नहीं है बट मैं बता देती हूँ। तो ये जब डिसीज़ फैली थी तो सारी आलू वाली क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, एंड कितने लोग जो है मारे गए थे। अब हम आते हैं कॉन्क्वेस्ट, डिसीज़ और ट्रेड में। जब यूरोपियन सेलर्स को सी रूट मिला था एशिया तक का, तो उन्होंने सक्सेसफुली पहले वेस्टर्न ओशन को क्रॉस करके वो अमेरिका गए। और अब यूरोपियन लोग चाहते थे अमेरिका को कॉन्कर करना। क्यों, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो इंडियन ओशन और जो इंडियन ओशन जो था ना मेन, वो ही मेन चीज़ थी, ठीक है। इंडिया और चाइना बहुत इम्पॉर्टेंट नेशन थे
सिल्क के लिए, मैं बोलूँ तो रूट्स के लिए, है ना। और साथ ही में जो अमेरिका की जब डिस्कवरी हो गई थी 16th सेंचुरी के बाद, तो उसके जो वास्ट लैंड्स और अबेंडेंट क्रॉप्स थे, मिनरल्स थे, वो बहुत ज़्यादा लोगों को दिखने लगे थे, है ना। ऑल्सो जो स्टोरीज़ भी स्प्रेड हुई थी कि साउथ अमेरिका तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। यूरोप अमेरिका को कॉन्क्वेस्ट अब क्यों करना चाहता था, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला वो वहाँ पे ना एक फेबल सिटी ऑफ गोल्ड थी, ऐसा कहा गया था, जिसका नाम था एल्डोरेडो, तो उन्हें वो चाहिए थी। प्रीशियस मेटल्स भी वहाँ पे बहुत सारे थे, ठीक है, जैसे कि सिल्वर वगैरह, वहाँ पे बहुत सारी माइंस थी, और अबेंडेंट क्रॉप्स और मिनरल्स विद वास्ट लैंड्स थे। तो इसलिए यूरोप ने क्या किया, अमेरिका को फ़ाइट किया ताकि उसे गोल्ड और सिल्वर और रिसोर्सेज वगैरह मिल पाए। मिड 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज़ और स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट भी हुआ था। स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट में क्या हुआ था कि स्मॉल पॉक्स के जर्म्स को लिया गया था। अब अमेरिकन जो है वैक्सीनेटेड तो नहीं थे, उन्हें स्मॉल पॉक्स के बारे में पता भी नहीं था, तो उनके पास इम्यूनिटी ही नहीं थी, क्योंकि वो इतने टाइम तक पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से दूर रहे थे। तो इससे आउटकम क्या आया कि जो अमेरिकन्स है वो इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि कॉन्क्वेस्ट करना, यानी कि कब्ज़ा करना बहुत इजी हो गया। तो इससे मोरल हमें क्या मिला कि गन्स जो है वो कैप्चर तो कर सकती है दुश्मनों को, पर डिसीज़ जो है वो डिसीज़ से तभी लड़ा जा सकता है जब आपके पास इम्यूनिटी हो। अब यूरोप की बात करें 19th सेंचुरी तक वो कैसी थी, तो यूरोप 19th सेंचुरी तक तो गरीब था, भूखा था, हंगर था वहाँ पे। सिटीज़ क्राउडेड रहते थे, डेडली डिसीज़ भी स्प्रेड हो रही थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हुआ करते थे। तो बहुत सारे लोग जो है वो अमेरिका चले गए थे। तो 18th सेंचुरी तक जो है प्लांटेशन वर्क करी थी स्लेव्स के थ्रू, है ना, वो स्लेवरी ट्रायंगल जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, तो उसके थ्रू। तो अब 18th सेंचुरी में तो चाइना और इंडिया थे वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री, और बहुत ही लाइक ट्रेड के लिए भी सबसे ज़्यादा वही जाने जाते थे। पर चाइना ने पता है क्या किया, चाइना ने ना बीच में अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अरे भाई बस बहुत ट्रेड व्रेड कर लिया, अब हम कुछ और भी करते हैं। तो चाइना ने अपने और कामों पे ध्यान देना शुरू कर दिया, और ये सब चीज़ें जो है ट्रेड व्रेड में अपना जो नाम है वो थोड़ा हल्का कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो यूरोप है उसको मौका मिल गया कैप्चर करने का, ट्रेड का सेंटर लेने का, एंड दैट इज़ हाउ यूरोप आज भी सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के ट्रेड में सबसे ज़्यादा पावरफुल आज भी यूरोप ही है। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। मैंने अंडर 10 मिनट्स कहा था, तो अंडर 10 मिनट्स ही हुआ है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैं दे रही हूँ जो आते हैं। एक है, द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू द आयरिश फेमाइन। एंड दूसरा है, हाउ डिड सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड इन प्री मॉडर्न एरा। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ यूरोप अंटिल 19th सेंचुरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट एक्सप्लेन द स्पेनिश कॉन्करेंस इन योर ओन वर्ड्स। तो ये आपको मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, हो सके तो कमेंट्स में मुझे इनके आंसर भी दिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।